यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही क्यों बनी, मोदी शाह का बड़ा प्लान क्या है। मोदी शाह ने खींच दी वो रेखा कि अब केजरीवाल दिल्ली की सत्ता तक लौट नहीं पाएंगे क्या, आज ये भी बताऊंगा। दिल्ली में शपथ ग्रहण की गजब तैयारी, पीएम मोदी के स्वागत में वो होगा जो केजरीवाल को भी शॉक दे देगा क्या, आज ये भी बताऊंगा। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उनके बेटे संभाजी की वो कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी, वो आपके लिए लेकर आया हूं। अत्याचारी मुगलों को तो महान बताया, लेकिन शूरवीर छत्रपति संभाजी का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया, आज आप खुद पूछने पर और सोचने पर मजबूर होंगे। छत्रपति संभाजी ने मुसलमान बनने से इनकार किया तो क्या क्या अत्याचार हुआ जिसे सुनना तक मुश्किल है, आज उसका चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं। महाकुंभ और सनातन पर विपक्षी अटैक से भयंकर गुस्साए सीएम योगी ने रौद्र रूप कैसे दिखा दिया। कुंभ के पानी में गंदगी, महिलाओं के वायरल वीडियो, बड़े आरोपों पर योगी वर्सेस अखिलेश का चैप्टर भी खोलेंगे। और योगी ने उर्दू पर बोला तो बवाल मच गया, लेकिन सच्चाई क्या निकली। हिंदी में घुसे बैठे वो विदेशी शब्द जिनके बारे में आपको पता भी नहीं, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी और पहली खबर। पाठशाला की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर से। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बन गई हैं। उनके नाम का ऐलान हो गया है अब से थोड़ी देर पहले। लेकिन आपके मन में भी सवाल होगा कि रेखा गुप्ता ही क्यों बनी भाई मुख्यमंत्री, कोई और क्यों नहीं बना। मोदी शाह के दिमाग में क्या चल रहा है। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर आखिर केजरीवाल का गेम एंड कर दिया गया है क्या। देखिए, दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी ने गजब का खेल किया है। सीएम के नाम को लेकर इतना सस्पेंस चल रहा था और यह सस्पेंस खत्म हुआ रेखा गुप्ता के नाम पर जाकर। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, इसका ऐलान कर दिया गया है। वैसे नाम तो बहुतों के चल रहे थे और कई दिनों से चल रहे थे, लेकिन सबको यह पता था कि नरेंद्र मोदी लास्ट मिनट में सबको चौंका देंगे और ऐसा नाम सामने आएगा कि सबका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। वही हुआ। जब नाम सामने आया तो लोग कहेंगे अरे कौन रेखा गुप्ता। दिल्ली में आज बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में बीजेपी के 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक गए। अंदर मीटिंग चल रही थी और बाहर मीडिया, सोशल मीडिया पर इतनी जबरदस्त हलचल मची हुई थी क्योंकि सब सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आखिर किसका नाम सोचा है और दिल्ली के लिए क्या प्लान बनाया हुआ है। जब विधायक दल की मीटिंग के बाद नाम सामने आया तो जो भी लोग अपना गणित लगाकर बैठे थे, सारा समीकरण फेल हो गया। अब समीकरण बैठा है कि भाई रेखा गुप्ता बन गई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। इसके पीछे की प्लानिंग क्या है, आज आपको यह विस्तार से बताऊंगा। लेकिन कैसे रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान होने पर उनके घर पर जश्न हो रहा है, पहले उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान होते ही उनके घर में जश्न शुरू हो गया। आतिशबाजी होने लगी, घर परिवार और पड़ोसी सब झूमने लगे। जरा इस जश्न की तस्वीरों को देखिए, एक बार दिखाइए कैसे वहां जश्न मन रहा है। रेखा गुप्ता के घर के लोग, उनके आसपास आस पड़ोस के लोग सब हैरान हैं क्योंकि रेखा गुप्ता तो पहली बार विधायक बनी थी। तो कोई सोच भी नहीं रहा था कि भाई पहली बार विधायक बनी है, सीएम भी बन सकती हैं क्या। लेकिन नरेंद्र मोदी की यही खास बात है कि वो ये नहीं देखते कि पहली बार की विधायक है या दूसरी बार की। पब्लिक उनको पहली बार जान रही है या पहले से जानती है। भाई बीजेपी तो जान रही है ना, आज से तो नहीं है बीजेपी में, अभी तो नहीं आई है, काम तो पहले से कर रही है। तो नरेंद्र मोदी के लिए यही मायने रखता है। उनकी प्लानिंग दूर की है और जो वो एक लीडरशिप की खेप तैयार कर रहे हैं जिसमें हिमंता हैं, जिसमें योगी हैं, जिसमें धामी हैं, जिसमें मोहन यादव हैं, बहुत सारे ऐसे नाम वो जोड़ते जा रहे हैं, नए नए लोगों को मौका देकर। और नरेंद्र मोदी को लगता है कि कौन जनता के काम करके दिखाएगा, यह सबसे बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जो गारंटी दी है उसे पूरा करके कौन दिखाएगा। सीएम के लिए रेखा गुप्ता का नाम आया तो रेखा गुप्ता ने यही बात सबसे पहले कही भी कि वो दिल्ली में पीएम मोदी के विजन को पूरा करेंगी।
रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझ पर विश्वास कर मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। आपके इस विश्वास और समर्थन ने मुझे नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है। सीएम चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने टाइम्स नाउ भारत से क्या कहा है, एक बार वो भी सुनिए। बहुत बड़ा काम आपको पार्टी ने दिया है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अपने शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी को, दिल्ली की जनता को। कितना बड़ा दायित्व आपको दिया गया है पार्टी द्वारा, आपको लगता है जिम्मेदारी बहुत है? अगर दायित्व भी दिया गया तो जिम्मेदारी भी बहुत है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, बिल्कुल। पहला काम आप लोग क्या करने वाले हैं? यमुना का सफाई तो शुरू हो गई है रेखा जी। दिल्ली के लिए जो मोदी जी का विजन है उसको पूरा करना ही हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य है। तो आपको इसके बाद आप अभी राजभवन जा रही हैं, उसके बाद रेखा गुप्ता को सीएम बनाना दिल्ली के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। इससे न सिर्फ केजरीवाल के कैंप में खलबली मची होगी, बल्कि खुद दिल्ली बीजेपी में भी खलबली मच गई होगी, क्योंकि दिल्ली बीजेपी में काफी पुराने नेता हैं जिनका अपना दबदबा है। आप देखिए, रेखा गुप्ता वो नेता हैं जो वहां बैठक में भी पीछे की लाइन में बैठी होती थी, लेकिन इन पुराने चेहरों के बीच एक पहली बार की विधायक को सीएम बनाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बहुत सारे समीकरण बना भी दिए और बिगाड़ भी दिए। भाई, रेखा गुप्ता पहली बार की विधायक जरूर है, लेकिन वो राजनीति में नहीं है। रेखा गुप्ता का राजनीतिक करियर क्या है, आपको उसके बारे में बताता हूं। वो शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई, करीब 30,000 वोट के बड़े अंतर से चुनाव जीती। विधायक बनने से पहले पार्षद भी रही हैं, दिल्ली महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रह चुकी है, लंबे वक्त से आरएसएस से जुड़ी रही हैं। संघ के स्टूडेंट विंग एबीवीपी के जरिए राजनीतिक सफर उन्होंने शुरू किया। मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं, यानी पॉलिटिक्स में नहीं आई हैं, पहले से रही हैं, संघ से जुड़ी रही हैं। अच्छा, बहुत सारे संघ के लोग पहले से कह रहे थे 3-4 दिन से कि भाई रेखा गुप्ता जो है वो बन सकती है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में खूब राजनीति की, यही से राजनीति सीखी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने राजनीति में एंट्री कर ली थी। आज जब रेखा गुप्ता का नाम सीएम के तौर पर आया तो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने एक पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें अलका लांबा रेखा गुप्ता के साथ दिख रही हैं। यह तस्वीर 1995 की है, 1995, जब रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में महासचिव पद पर जीती थी और अलका लांबा अध्यक्ष बनी थी। तब दोनों ने एक साथ शपथ ली थी। तो ऐसा होता है कि जब आप कुछ बड़ा नाम कर लीजिए तो लोग पुरानी फोटो डालते हैं याद दिलाने के लिए। तो अलका लांबा भी पुरानी फोटो डाल रही हैं। लेकिन मैं आपको यही बात कह रहा था कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स इस हिसाब से नहीं चलती कि पब्लिक इस आदमी को पहले से जानती है कि नहीं जानती है, देश इसका नाम सुन रखा है कि नहीं रखा है, मीडिया वालों ने इसका नाम लिया या नहीं लिया। भाई, वो 95 में सोचिए छात्र संघ का चुनाव लड़ रही है, आज 2025 हो गया। तो भाई 20-30 साल से जो आदमी, जो महिला काम कर रही है, उसको आज जाकर इतनी मेहनत का फल मिल रहा है। वैसे दिल्ली में महिला सीएम पहली बार नहीं बनी। रेखा शर्मा के तौर पर दिल्ली को अपनी चौथी महिला सीएम मिली। इससे पहले सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कांग्रेस की शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की सीएम रही थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी से आतिशी 4 महीने 18 दिन सीएम रही। रेखा शर्मा दिल्ली की चौथी महिला सीएम होने जा रही है। लेकिन रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने वो काम किया जो बीजेपी और एनडीए शासित 20 राज्यों में नहीं हुआ। दिल्ली समेत 21 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। इनमें से किसी भी राज्य में मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री महिला नहीं है। दिल्ली में महिला सीएम चुनकर बीजेपी ने नया राजनीतिक ट्रेंड सेट कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने कई राज्यों में डिप्टी सीएम महिला को बनाया है। उड़ीसा, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में डिप्टी सीएम महिला हैं या रही हैं। लेकिन महिला सीएम बीजेपी शासित राज्य में पहली बार हाल के दिनों में होने जा रही है। रेखा गुप्ता को ही नरेंद्र मोदी ने क्यों दिल्ली के सीएम के तौर पर सेलेक्ट किया, उसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको समझनी चाहिए। कहा जा रहा है कि पहली वजह तो यह है कि महिला सीएम बनाकर पीएम मोदी पूरे देश की महिला वोटर्स को बड़ा मैसेज दे रहे हैं, साथ ही दिल्ली के महिला वोटर्स को भी मैसेज दे रहे हैं। इसी साल बिहार में चुनाव है और बिहार में महिला वोटर के दम पर नीतीश इतने सालों से मुख्यमंत्री है। तीसरी वजह, दिल्ली में महिलाओं का वोट निर्णायक रहा। पूरा चुनाव ही महिला वोटर्स के लिए लड़ा गया। यह भी बड़ी वजह रही कि रेखा गुप्ता का नाम सामने आया, जो खुद एक महिला है। तो जिन महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया, एक तरह से उनका सम्मान किया गया है कि भाई आपके बीच से ही एक महिला को सीएम बनाने देखिए। चौथी वजह, रेखा गुप्ता व्यापारी वर्ग से हैं और दिल्ली में व्यापारी वर्ग का बड़ा प्रभाव है। केजरीवाल भी व्यापारी वर्ग से आते थे। पांचवी वजह, रेखा गुप्ता जिस शालीमार विधानसभा से विधायक हैं, उसके आसपास काफी झुग्गी बस्ती भी, झुग्गी बस्ती के वोटर्स को भी साधने का काम करेगा ये।
और सीधा सीधा मतलब यह होगा कि भाई जो जुग्गी बस्ती का वोटर है, जो केजरीवाल का कोर वोटर कहा जाता था, वो जो अभी उनसे सटा हुआ है वो भी हटेगा, और जिसने छोड़ा केजरीवाल को और बीजेपी के साथ आया उसको भी यह मैसेज दिया गया कि देखिए उस इलाके की महिला को सीएम बना रहे हैं जो जुग्गी बस्ती के बीच का इलाका है। तो बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया गया है, ऐसा लगता है। सीएम का सिलेक्शन करने में नरेंद्र मोदी की खास बात यह है कि वो अपनी अलग लाइन खींच देते हैं। भाई देखिए, बीजेपी ने एक चीज तो कर दी अच्छी, कि पहले एक जमाने में क्या होता था, कोई पार्टी चुनाव जीतती थी तो यह होता था कि भाई उस पार्टी का जो सबसे सीनियर नेता होगा वही सीएम बन जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कम से कम यह सिस्टम कर दिया है कि इलेक्शन का रिजल्ट आने से लेकर सीएम बनने तक बीजेपी का हर विधायक यह सोचता है कि यार मेरा नंबर भी आ सकता है मोदी राज में, क्योंकि पहली बार का विधायक भी बन जा रहा है, दूसरी बार का भी बन जा रहा है, और कोई वेटरन भी बन जा रहा है। तो सबकी उम्मीद बनी हुई, और पहली बार का विधायक अगर सीएम बनता है, और यह पहली बार तो हो नहीं रहा कि बन रहा है, तो पहली बार के विधायक को सीएम बनाने का मतलब है कि आप कार्यकर्ताओं में जोश भर देते हैं, यार मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी कभी विधायक बनूंगा, तो हो सकता है पहले बार में ही मेरा नंबर आ जाए। पार्टी का काडर जो है वो पंप्ड रहता है। बड़े बड़े चेहरों की धूम के बीच नरेंद्र मोदी कोई ऐसा नाम सामने लेकर आ जाते हैं जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये देख चुके हैं कि परसेप्शन से पॉलिटिक्स नहीं चलती। भाई नरेंद्र मोदी को जब गुजरात का सीएम बनाया गया, वो तो दिल्ली में बैठे हुए थे, एक तरह से वनवास चल रहा था उनका पॉलिटिकल, लेकिन किसी ने तो भरोसा दिखाया, नरेंद्र मोदी को सीएम बनाया, नरेंद्र मोदी ने काम करके दिखाया। सीएम से सीधा पीएम, पीएम से लगातार पीएम बने हुए हैं। जैसे रेखा गुप्ता पहली बार ही विधायक बनी, सीएम बना दिया, वैसे ही कई बार पहले भी हो चुका है कि पहली बार या दूसरी बार के विधायक बड़े नेता को पछाड़कर सीएम बन गए। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं, जैसे आपको अभी याद आ जाएगा कि कहां कहां ये हो चुका है। आप कहेंगे अरे बॉस ये तो हो ही रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे बीजेपी के सीएम, अभी आपने देखा राजस्थान में, वहां पे भजन लाल शर्मा सीएम बने, वो कितनी पहली बार के विधायक। इसी तरह से आप गुजरात में देखिए, गुजरात के अंदर भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया, वो सेकंड टाइम विधायक थे, सेकंड टाइम एमएलए थे। ओडिशा में आप देखिए, ओडिशा में बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने मोहन चरण मांझी को बनाया, मोहन चरण मांझी, ये भी सीएम बने, सब चौंक गए, ये भी दूसरी बार के एमएलए थे। इसी तरीके से आप देखिए त्रिपुरा, माणिक साहब पहली बार के विधायक, उनको सीएम बना दिया। रेखा गुप्ता के सीएम चुने जाने पर अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें बधाई दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता को किए गए सारे वादे वे पूरे करेंगी। दिल्ली की जनता के विकास और भले के हर कार्य में उन्हें हम सहयोग करेंगे। सुनिए रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने क्या कहा है। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, और मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं, उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली वालों के विकास के लिए उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। दिल्ली के विकास के लिए आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठ के मदद करेगी। सत्ता में रहते इनसे काम नहीं हो पा रहा था, कह रहे थे एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, अब दूसरे को कह रहे हैं कि तुम्हारा काम करने में मैं मदद कर दूंगा। आप इस बात को भी समझिए कि एक महिला को दिल्ली का सीएम बनाना महिला वोटर्स के लिहाज से कितना बड़ा मैसेज है, और केजरीवाल की पॉलिटिक्स को खत्म करने का कितना बड़ा प्लान। आप आंकड़े देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भाई आप देखिए दिल्ली के अंदर, ये मामूली बात नहीं, आपको बता रहा हूं, स्ट्रैटेजी समझिए कि रेखा गुप्ता ही क्यों। दिल्ली अगर आप देखेंगे महिला वोट, अगर आप देखेंगे, और ये बीजेपी का आपको बता रहा हूं, बीजेपी को 2020 में महिला वोट कितना मिला था, 35%, लेकिन 2025 में बीजेपी के जीत में बड़ी भूमिका रही इन महिलाओं की। 8% वोट शेयर बीजेपी के लिए महिलाओं का बढ़ गया बॉस। तो जिन महिलाओं ने बीजेपी पर भरोसा किया
उनके भरोसे को कायम रखा गया रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर। इस लिहाज से यह बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि केजरीवाल के लिए कहा जाता था कि महिलाएं जो हैं वो केजरीवाल के लिए वोट करती हैं। इस बार इस बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को जो महिलाओं का वोट मिला उसका अंतर घटाकर मात्र 2% कर दिया। सोचिए अगर महिला वोट बीजेपी को इतनी बड़ी संख्या में नहीं मिलता तो बीजेपी के वोट शेयर में इतना बड़ा जंप ना आता और ये 2% का अंतर शायद न देखने को मिलता और शायद बीजेपी सरकार में आज नहीं होती अगर ये 43% महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट न किया होता। क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो वोटिंग परसेंटेज का अंतर है ओवरऑल वो 2% का था। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ रविकांत जुड़ रहे हैं और रविकांत के पास एक बार चलते हैं। रविकांत जरा ये बताइए, रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान तो हो गया लेकिन वहां माहौल क्या है? क्योंकि बड़े बड़े लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा नंबर आएगा लेकिन आ तो गया रेखा गुप्ता का नंबर। तो खुशी का माहौल है, गम का माहौल है, क्या माहौल है? जरा बात कीजिए और इसको लेकर लोग सोच क्या रहे हैं? देखिए सुशांत, गम का माहौल तो बिल्कुल नहीं है, खुशी का माहौल है, लेकिन थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट इस बार भी बीजेपी ने रखा। लेकिन जो महिलाएं हैं उनके चेहरे पर मुस्कान है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योगिता जी हैं, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया आलाकमान में। शीर्ष नेतृत्व का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने नारी सशक्तिकरण का बहुत सुंदर उदाहरण पेश किया। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम विमेन लेड गवर्नमेंट है, तो उसका ये उदाहरण है। आपको लगता है कि बाकी विधायक जो उम्मीद पाले थे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, सबको उचित मौका मिलेगा, पर महिला को मौका देकर ये बात को मैसेज भी है पूरे देश को, क्योंकि देश की राजधानी है ये दिल्ली, इसको देश नहीं विश्व देखता है और महिला नेतृत्व। अच्छा रविकांत, एक दो चीजें और बताइए। आप लोग खुश हैं महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल रही है? हम बिल्कुल बहुत खुश हैं जी। रविकांत, एक दो चीजें और बताइए। मुख्यमंत्री के नाम का तो ऐलान हो गया है, डिप्टी सीएम कहा जा रहा था कि डिप्टी सीएम भी बनेंगे, कुछ खबरें थी कि परवेश वर्मा डिप्टी सीएम बन सकते हैं, स्पीकर कौन बन सकता है, ये सब कुछ पता चला है क्या? देखिए सुशांत, एक प्रस्ताव जो है वो सर्वसम्मति से यहाँ पर रखा गया रेखा गुप्ता का, और वो प्रस्ताव खुद प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय ने रखा और 9 विधायकों ने सर्वसम्मति से उस पर अपनी सहमति जताई है, यानी विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके अलावा दूसरा प्रस्ताव आज की बैठक में नहीं रखा गया, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। एक ट्वीट आया नितिन गडकरी का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को धन्यवाद दिया डेप्यूटी सीएम बनने के लिए, तो वहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन निकला। लेकिन जब विधायक दल की बैठक से विधायक बाहर निकले, हमने विधायकों से बातचीत की कि क्या इस तरीके की कोई चर्चा अंदर हुई, तो उन्होंने कहा कि अब ये पूरा का पूरा फैसला जो है रेखा गुप्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी तो वो अपनी कैबिनेट में किसको क्या जिम्मेदारी देने वाली है। लेकिन इतना हिंट जरूर मिला है कि प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से हराया है और वो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे। ऐसे में प्रवेश वर्मा को भी इनाम मिलेगा। अब वो डिप्टी सीएम बनेंगे, मंत्री बनेंगे, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। ठीक है, आज जो रविकांत, मैं आपके पास आऊंगा। ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें। ये दिल्ली में राजभवन की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कल शपथ ग्रहण है दिल्ली के अंदर 12 बजे, और उस शपथ ग्रहण में क्या होगा वो तो आगे बताऊंगा। लेकिन ये तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब चूंकि रेखा गुप्ता विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं, तो ये आप तस्वीर देखिए, रेखा गुप्ता पहुंचेंगी, उनके साथ कुछ विधायक पहुंचेंगे और वो एलजी के पास जाकर कहेंगे कि भाई अब हम सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार बनाने के लिए दावा पेश करना चाहते हैं, हमारे पास नंबर है और रेखा गुप्ता हमारी विधायक दल की नेता हैं। तो कल जो है एलजी रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे, जो कि रामलीला मैदान में होगा। जो लोग ये कह रहे थे कि देखो बीजेपी तो अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही, आज बीजेपी ने उनके मुंह बंद कर दिए और अब कल दिल्ली में बीजेपी सरकार का जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है उसे देखकर लोगों का मुंह खुला रह जाएगा, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का 27 साल पुराना सूखा खत्म हो रहा है और बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर जबरदस्त सरकार बनाई, जिसका जश्न मनाना तो बनता है। इसलिए कल दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। शपथ ग्रहण का जो निमंत्रण पत्र है उसके मुताबिक शपथ ग्रहण की शुरुआत दोपहर 12 बजे होगी।
पहले शपथ ग्रहण 4:30 बजे होना था, लेकिन अब 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण की टाइमिंग इसलिए बदली गई है क्योंकि बीजेपी कोई भी शुभ काम अशुभ घड़ी में नहीं करती, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह शुभ घड़ी में होगा और भव्य भी है, क्योंकि बीजेपी के लिए मौका किसी उत्सव से कम नहीं है। शपथ ग्रहण के दौरान उत्सव जैसा माहौल भी होना चाहिए, इसके लिए बीजेपी ने पूरा इंतजाम कर लिया है। शपथ ग्रहण से पहले गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम होगा, जिसमें मशहूर सिंगर कैलाश खेर परफॉर्म करेंगे। 50 से ज्यादा फिल्मी सितारों को शपथ ग्रहण का न्योता भेजा गया है। बाबा रामदेव और स्वामी चिदानंद समेत कई धर्मगुरुओं को भी शपथ ग्रहण में बुलाया गया है। कई नामी उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रमुख देशों के राजनयिकों को भी आमंत्रण भेजा गया है। यानी जबरदस्त ग्रैंड जिसको कहते हैं ना शपथ ग्रहण समारोह, वो दिल्ली में होने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान में तैयारियां लगभग फाइनल स्टेज पर है। यह वही रामलीला मैदान है जहां से केजरीवाल की पॉलिटिक्स ने जन्म लिया था, और उसी रामलीला मैदान उनकी पॉलिटिक्स में जो ब्रेक लगा है वो सेलिब्रेट भी होगा। बीजेपी उसी रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करके केजरीवाल को यह तस्वीरें दिखाएगी कि जिस रामलीला मैदान में जिम्मेदारी दी थी उसको नहीं पूरा करो तो क्या होता है, बाहर बैठना पड़ता है। वैसे कहा जा रहा है कि शायद केजरीवाल को भी बुलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी ने 3 स्टेज तैयार करवाए। मुख्य स्टेज पर पीएम मोदी, उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ ही मनोनीत मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सहयोगी सदस्य होंगे। दूसरे स्टेज पर धर्मगुरु और विशेष मेहमान बैठेंगे। तीसरे स्टेज पर दिल्ली के मौजूदा सांसद और चुने हुए विधायक बैठेंगे। शपथ ग्रहण के इंतजामों की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो विपक्षी सवाल उठा रहे थे उनकी बोलती बंद करने के लिए क्या क्या इंतजाम किया है। आप देख सकते हैं ये रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि मंच जो है वो सज चुका है। इसके साथ ही 3 मंच तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत तेजी के साथ काम यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। 5000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी इस वक्त तैनात है और कल की जो तस्वीरें होंगी उसे भव्य बनाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और जोरों शोरों से यहां पर तैयारियां जो है वो साफ नजर आ रही है। 27 साल बाद भाजपा का सीएम जो है वो रामलीला मैदान में शपथ लेने जा रहा है। बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह की ग्रैंड तैयारियों को देखकर विपक्ष के सीने में जबरदस्त दर्द तो हो रहा हो। राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता अक्सर कहते हैं कि मोदी तो सिर्फ विशेष दोस्तों का ख्याल रखते हैं, आम जनता को साइड करके रखते हैं। लेकिन आप देखिए कि कल दिल्ली में बीजेपी का जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें विपक्ष के आरोपों को कैसे ग्रहण लगाने का भी इंतजाम हुआ है। बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ वीवीआईपीज को ही इनवाइट नहीं किया है, बल्कि आम पब्लिक को भी न्योता दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के 1 लाख लोगों को बुलाया गया है, वो शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के किसानों को भी शपथ ग्रहण में बुलाया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी इनवाइट किया गया है। दिल्ली के झुग्गी बस्तियों के 250 विस्तारक और प्रधानों को भी आमंत्रित किया गया है, जिन्हें झुग्गी की जगह आवास दिए गए। ऐसे 10,000 लोगों को बुलाया गया है। ऑटो और कैब ड्राइवर्स को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता है। इसके अलावा दिल्ली के मजदूर और सफाई कर्मी के नुमाइंदे होंगे, शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। मतलब समाज के हर वर्ग के लोग कल दिल्ली में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। जरा इसके बारे में सुनिए, फिर बीजेपी कल दिल्ली में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन कैसे करने वाली है वो भी बताऊं। बहुत का सुबह का टाइम है। माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा। कुछ समाज के वरिष्ठ लोग भी बुलाए हैं हमने, और सामने आपको दिल्ली की जनता में बहुत सारे हमारे श्रमिक दिखेंगे, गिग ड्राइवर्स दिखेंगे, ऑटो चालक, टैक्सी, इन सबको ऐसे लोगों को सबको हमने निमंत्रण किया है। कल का भव्य शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली में बीजेपी ने जबरदस्त तैयारियां की। ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं। एलजी से मिलने के लिए पहुंच गया है बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। आप देखिए विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, रेखा गुप्ता, सब अंदर जा रहे हैं एलजी से मिलने के लिए, यानी सरकार बनाने के लिए वो जो है वो एलजी से मिलने जा रहे हैं कि भैया हमको बुलाइए, शपथ ग्रहण कराइए, हमारी जो है नेता चुन ली गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि शपथ ग्रहण के बहाने ही बीजेपी ऐसा कार्ड चलेगी जिससे दिल्ली में केजरीवाल के वोट बैंक में और से इंदमारी हो। ऐसी खबरें हैं कि शपथ समारोह में
पीएम मोदी का स्वागत झुग्गी के प्रधानों से कराया जाएगा। इस फैसले के जरिए बीजेपी सभी 250 झुग्गी क्लस्टर्स में बड़ा मैसेज पहुंचाने की तैयारी में। दिल्ली में हार के बावजूद झुग्गी बस्ती में आम आदमी पार्टी को अच्छे वोट मिले हैं। ऐसे में बीजेपी के इन इलाकों में अपनी पकड़ को मजबूत करने पर बीजेपी जोर दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब इस तैयारी में है कि दिल्ली में केजरीवाल की वापसी का हर दरवाजा बंद कर दो, ऐसी रेखा खींच दो, रेखा कि केजरीवाल लांघ ही ना पाए। दिल्ली के चुनाव में भी झुग्गी बस्ती के वोटर्स के लिए जबरदस्त लड़ाई हुई थी और अब उन झुग्गी बस्तियों के बीच के शालीमार बाग से एक महिला को सीएम बनाया जा रहा है और झुग्गी बस्ती वालों को भी शपथ ग्रहण में बुलाकर पूरा सम्मान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं कि वो जो कुछ भी हैं आम जनता की वजह से, इसलिए वो अपनी हर जीत का जश्न जनता के साथ मनाते हैं। महाराष्ट्र में जीत के बाद भी शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने हर वर्ग के लोगों को इनवाइट किया था। अब दिल्ली में भी वैसा ही होगा। वैसे बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भी इनवाइट किया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता गया है कि आप भी आइए, बीजेपी की सरकार बनते देखिए। कांग्रेस को वैसे तो 0 आया लड्डू, लेकिन आइएगा शपथ ग्रहण में तो बीजेपी लड्डू खिलाएगी खाने वाला। खैर, कल दिल्ली में सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा बल्कि केंद्र में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी होगा, क्योंकि शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तो मौजूद होंगे। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी शपथ ग्रहण के लिए बुलावा चला गया है। यानी कल पूरा विपक्ष एक बार फिर एनडीए की ताकत देखेगा। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, उसको तो सवाल उठाने का मौका मिलना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण पर नहीं आ रहे, लेकिन सच यह कि खुद नीतीश कुमार बिहार में चल रही प्रगति यात्रा की वजह से शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बिहार के दोनों डिप्टी सीएम कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। विपक्ष यह भी कह रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शपथ ग्रहण से किनारा कर लिया है, लेकिन विपक्ष खुद भी जानता है कि कल यूपी विधानसभा में सीएम योगी को बजट पेश करना है, इसलिए वो शपथ ग्रहण में नहीं आ पाएंगे। यानी जो नहीं आ रहा है उसकी प्रॉपर वजह है, लेकिन माहौल तो बनाना है। बाकी एनडीए के सारे बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और यहां तक कि उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और उसके बाद लंच भी करेंगे साथ। दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी को सत्ता सौंपी। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की तो ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होना तो बनता है, और अब मौका ऐतिहासिक है तो ऐतिहासिक रामलीला मैदान से मुफीद जगह क्या हो सकती थी। इसलिए बीजेपी ने शपथ ग्रहण के लिए रामलीला मैदान को ही चुना, क्योंकि आप देखिए कि 10 एकड़ में फैला रामलीला मैदान कई सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलनों का गवाह रहा है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने साल 1850 में पहली बार इस मैदान पर रामलीला का मंचन किया था, लेकिन इस रामलीला मैदान की पहचान आंदोलन की जमीन के तौर पर ज्यादा है, जिसने कई बड़े आंदोलन देखे, कई बड़े आंदोलनों को जन्म दिया। साल 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के लिए दिल्ली के इसी रामलीला मैदान में देशव्यापी सत्याग्रह किया था। साल 1974 में बिहार से शुरू हुआ जेपी आंदोलन इस मैदान में पहुंचा था। इसी मैदान में अपने खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। इसी रामलीला मैदान में साल 1977 में तत्कालीन विपक्षी दलों ने कई जनसभाएं की थी और इंदिरा सरकार को उखाड़ फेंका था। और अब दिल्ली का यही रामलीला मैदान एक बार फिर ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनेगा, जब कल 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और पीएम मोदी रामलीला मैदान से पूरे देश को मैसेज देंगे कि बीजेपी के राज में अब दिल्ली विकास की उन ऊंचाइयों को छुएगी जो इतिहास बनने वाला है। दिल्ली का नया सीएम तय हो गया, सरकार बनने जा रही है। नई सरकार से लोगों को उम्मीदें भी हैं। इन्हीं उम्मीदों और पीएम मोदी की गारंटी पर ही दिल्ली की जनता ने बीजेपी को चुना है। इसलिए नई सरकार को आते ही काम शुरू करना होगा। जश्न मनाने, रिलैक्स होने का टाइम नहीं है उनके पास। आप देखिए कि दिल्ली में सरकार बनने से पहले ही यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया। यमुना की सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें उतार दी गई। इसी से दिल्ली की जनता और दिल्ली में सरकार में शामिल होने वाले नेताओं को मैसेज चला गया कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आ गई है तो काम भी तेजी से होना चाहिए, विकास तेजी से होना चाहिए। वरना आप सोचिए कि सरकार बनने से पहले काम कहां शुरू होता है बॉस। इतना ही नहीं, सरकार बनने से पहले ही नई सरकार को 100 दिन में क्या करना है यह भी तय हो गया। इसके लिए 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। सभी विभागों को 15 दिन और 1 महीना और 100 दिन के हिसाब से टारगेट दिया गया। बीजेपी के वादों के हिसाब से सभी विभाग अपना अपना एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 100 दिन के एक्शन प्लान को एक जगह फिर कंपाइल करेगा और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रेजेंटेशन दी जाएगी। ऐसी भी खबरें हैं कि दिल्ली में कल शपथ लेने के बाद ही नई सरकार एक्शन मोड में आ जाएगी। रामलीला मैदान में शपथ के बाद नवनिर्वाचित सीएम दिल्ली सचिवालय जाएंगी
यहां पर पहली कैबिनेट की बैठक भी कल हो जाएगी। आमतौर पर पहली कैबिनेट बैठक अनौपचारिक होती है, जिसमें मंत्रियों को उनके विभाग के बारे में बताया जाता है, लेकिन माना जा रहा है कि कल होने वाली पहली कैबिनेट बैठक में ही बड़े बड़े फैसलों की फाइल साइन कर दी जाएगी, जिससे यह मैसेज चला जाएगा कि दिल्ली में डबल इंजन तेजी से दौड़ रहा है। दिल्ली में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उसके मुताबिक पहली कैबिनेट में ताबड़तोड़ फैसले हो सकते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि पहला फैसला हो सकता है कि दिल्ली में पहली कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाए। बीजेपी ने चुनाव में इसका वादा किया था। आयुष्मान भारत योजना के तहत मोदी सरकार की तरफ से दिल्ली वालों को 5 लाख का बीमा कवर मिलेगा और दिल्ली सरकार की तरफ से 5 लाख का अतिरिक्त कवर भी मिलेगा। इस फैसले को तुरंत लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैबिनेट नोट कहा जा रहा है कि तैयार कर लिया गया। दूसरा बड़ा फैसला जो कल हो सकता है कि यमुना नदी की सफाई के लिए अलग से समिति बनाने का फैसला हो जाए। तीसरा फैसला, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने के फैसले पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। पीएम मोदी ने महिला दिवस 8 मार्च तक इसे शुरू करने की घोषणा की थी। चौथा फैसला, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली में समस्याओं की एक लंबी लिस्ट है। इन समस्याओं को निपटाने के लिए भी दिल्ली की नई बीजेपी सरकार की तैयारी पक्की है। दिल्ली में मुख्य सचिव ने अलग अलग विभागों को टास्क दे दिया है। रिहायशी इलाकों में सीवर के ओवरफ्लो को चेक करने के लिए कहा गया है। सड़कें जहां जहां टूटी फूटी है उन्हें ठीक करने पर जोर रहेगा। मॉनसून से पहले जल जमाव की समस्या से निपटने के उपायों पर काम होगा। दिल्ली में कई एजेंसीज हैं, सबके अपने अपने इलाके बटे हुए हैं, इसलिए सभी एजेंसीज के बेहतर समन्वय के लिए एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम सेटअप करने का भी प्लान, जिससे रियल टाइम डेटा मिल सके और संबंधित विभाग समस्या पर तुरंत एक्शन ले सके। दिल्ली में ट्रैफिक जैम एक बड़ी समस्या है। दिल्ली के ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए भी शुरुआती 100 दिनों में काम होगा। पीडब्ल्यूडी के सूत्रों के मुताबिक रिंग रोड और आउटर रिंग रोड को और चौड़ा करना भी 100 दिन के एक्शन प्लान में शामिल है। दिल्ली में भैरव मार्ग इंटरसेक्शन से सन डायल रोड के बीच रिंग रोड के 4 किलोमीटर के स्ट्रेच को पूरा करने का काम इसी हफ्ते शुरू हो चुका है और इसे 100 दिन में कहा जा रहा है कि पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह मोदी मिल फ्लाईओवर से आईआईटी फ्लाईओवर के बीच आउटर रिंग रोड के 7 किलोमीटर के लंबे स्ट्रेच को भी रीडेवलप करने का प्लान, मतलब तूफानी गति से काम करने का प्लान है। यह बात हर कोई जानता है कि दिल्ली में जो भी होता है उसका मैसेज पूरे देश में जाता है, इसलिए दिल्ली की नई सरकार पर परफॉर्मेंस का और ज्यादा प्रेशर होगा। दूसरी बात, दिल्ली का चुनाव भी पीएम मोदी की गारंटी पर लड़ा गया है। 8 फरवरी को जब दिल्ली के नतीजे आए थे, उसी दिन पीएम मोदी ने इस बात के संकेत दिए थे कि दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार को क्या क्या करना है, उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। पीएम मोदी ने नई सरकार के लिए भविष्य का खांचा उसी दिन खींच दिया था। उन्होंने कह दिया था कि सब दिल्ली में बीजेपी सरकार के कामकाज में रिफ्लेक्ट होगा। तब उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही थी जो आज याद करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाएंगे, पूरी गंभीरता से धरातल पर रहकर काम करेंगे। टूटी हुई सड़कें, कूड़े के ढेर, सीवर ओवरफ्लो और प्रदूषित हवा सब खत्म होगा। दिल्ली की जनता इन सब समस्याओं से त्रस्त रही है। कोशिश रहेगी कि पूरे क्षेत्र में मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारा काम हो। दिल्ली को देश का सर्वश्रेष्ठ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना ही चाहिए। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। पहले विधानसभा सेशन में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। हम हमारी शक्ति, समय, सत्ता, सुख में नहीं बर्बाद करेंगे। हम इस अवसर को सेवा के लिए खपा देंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी ने उसी दिन कह दिया था कि भाई ये सब हम कर देंगे, आप इसके लिए चिंता मत करो। अब वो होने भी जा रहा है। रेखा गुप्ता को दिल्ली का नियम चुने जाने पर उनके घर पर कैसा माहौल है, परिवार वाले क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए, फिर अगला चैप्टर खोलता हूं। बस आशीर्वाद उसको, बड़े ऐसे ही बस घर संभाल लेता। अब समाज सेवा करे, समाज का काम करे, समाज में अपना नाम करे अच्छे से जैसे कर रही है, और तरक्की करे। जी वो मेरी जेठानी है और मेरा बस यही है कि बहुत खुश है परिवार उनकी इस जीत से, उन्हें जो मुकाम मिला उसके लिए बस बहुत बहुत शुक्रिया और सब परिवार बहुत खुश है। रेखा जी ने जो काम शालीमार बाग के लिए किया है वो काम कोई कर भी नहीं सकता, और जो लोगों के साथ जमीन से जुड़ी हुई थी, वो जिस तरीके से वो जुड़ी हुई थी हर एक इंसान के साथ, वो काबिले तारीफ है। रेखा जी अव्वल दर्जे की नेता थी, है और रहेगी जिंदगी भर। उनकी बहन रेखा गुप्ता ने बहुत मेहनत करी, जिसका फल सबके सामने आज है, और सभी ब्लॉक वासियों ने बहुत सहयोग दिया, जिसका फल सामने है। ये तो वार्ड पार्षद सीधा सीएम बनना बहुत बड़ी छलांग है ये। यानी लोग तारीफ कर रहे हैं रेखा गुप्ता की। दिल्ली करेगी या नहीं आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन कल शपथ ग्रहण आप नव भारत पर लाइव जरूर देखिएगा।
पाठशाला में अब अगली क्लास। महाकुंभ और सनातन पर विपक्षी अटैक से भयंकर गुस्साए सीएम योगी ने कैसे रौद्र रूप दिखा दिया। कुंभ के पानी में गंदगी, महिलाओं के वायरल वीडियो, बड़े बड़े आरोपों पर योगी वर्सेस अखिलेश का चैप्टर। 144 साल बाद आए महाकुंभ का अब सिर्फ एक हफ्ता बचा है। सनातन के सबसे बड़े महापर्व में अब तक करीब 57 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या विदेशी हस्तियां और क्या आम श्रद्धालु, हर कोई बिना किसी भेदभाव के संगम में स्नान कर चुका है। दुनिया भर में महाकुंभ की कामयाबी का डंका बज रहा है। लेकिन इस सब के बीच भारत में एक इकोसिस्टम है जो महाकुंभ पर सवाल उठाने और मोदी योगी की जोड़ी को घेरने का मौका तलाश रहा है। यह इकोसिस्टम लगातार सनातन के महापर्व के विरोध में बयानबाजी कर रहा है। जैसे अगर आप देखिए, शुरुआत से महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि यूपी सरकार सब पैसा महाकुंभ में लगा देगी तो किसान के लिए क्या होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कह रही हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगा चुके हैं कि महाकुंभ भगदड़ में हजारों लोग मर गए हैं। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद ने भगदड़ के बाद गंगा में लाशें बहाने का आरोप लगा दिया था। आरजेडी प्रमुख लालू यादव कह रहे हैं कि कुंभ का कोई मतलब नहीं है, फालतू है कुंभ। इनका तो बिहार में अभी चुनाव है ना, इनको तो कुंभ फालतू लगेगा ही, क्योंकि इनका समीकरण ही MY वाला है। खैर, महाकुंभ के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में जुटे इस इकोसिस्टम को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सपोज कर दिया। महाकुंभ के खिलाफ माहौल बनाने वालों पर सीएम योगी कैसे आज फुल फायर मोड में थे, उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर बताता हूं कि आज क्या क्या हुआ है। कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते थे। ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे, अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सारे विरोधियों को ऐसे छील दिया कि महाकुंभ पर बोलने से पहले वो 100 बार सोचें। सीएम योगी ने इसी में ऐसी शायरी पढ़ दी कि उनकी ये शायरी वायरल हो। पहले ये देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि सीएम योगी ने कैसे महाकुंभ के विरोध को लेकर अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के नेताओं के आरोपों की बकिया उधेड़ी। नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। महाकुंभ पर सवाल उठाने के लिए सीएम योगी ने सबसे बड़ा प्रहार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर किया। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के विरोध में दिए गए अखिलेश यादव के बयान गिनवाए, उनकी जनरल नॉलेज पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाए जा रहे नैरेटिव का समाजवादी पार्टी की सोच और संस्कार से कनेक्शन बताया। आप भी देखिए कैसे सीएम योगी ने ताबड़तोड़ अटैक किया और क्या क्या कहा। आपके बारे में मान्यता भी है कि आज के समाजवादियों के बारे में, तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करके फिर जाते हैं। और ये जो आप लोगों के बारे में मान्यता है, उसी के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा। पहले दिन से
ये चर्चा पहले दिन से ये अफवाह और इस प्रकार का दुष्प्रचार आपके द्वारा निरंतर होता रहा। लगातार अगर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को देखें, वो आपके संस्कारों के अनुसार भाषा का प्रयोग भी करते हैं और जिस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए वो भाषा कभी शोभा नहीं देगी। आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं। सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं। ये आपका जनरल नॉलेज है। सीएम योगी ने महाकुंभ विरोध के पुरोधा बने अखिलेश यादव पर चुटकी दी। कहा कि जो लोग शुरुआत से महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं वो भी चुपचाप जाकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यही नहीं, सीएम योगी ने महाकुंभ पर इंडी गठबंधन के नेताओं के विवादित बयानों को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। इसे सनातनी आस्था पर सीधा हमला बताया। इंडी गठबंधन के नेताओं की बयानबाजी पर एक बार योगी को सुनिए, फिर बताता हूं महाकुंभ के विरोध में अखिलेश यादव कौन सा नया नैरेटिव लेकर आए। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती है कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महाकुंभ के खिलाफ जब इंडी गठबंधन के सारे नैरेटिव फेल हो गए तो इंडी गठबंधन ने संगम के पवित्र जल पर ही सवाल उठाने का काम शुरू किया। इसके लिए इंडी गठबंधन ने हथियार बनाया सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में क्या है उसके बारे में जान लीजिए, फिर बताऊंगा कि इस रिपोर्ट के बहाने अखिलेश यादव ने कैसे योगी सरकार को घेरने की कोशिश की और योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि संगम का जल स्नान के लायक भी है और पीने के लायक भी। दरअसल सीपीसीबी ने प्रयागराज में 9 जनवरी से 21 जनवरी के बीच 73 अलग अलग जगहों पर गंगा यमुना से पानी के सैंपल इकट्ठा किए। 6 मानकों पर पानी की जांच की गई। दावा किया गया कि सभी सैंपल्स में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया तय मानक से ज्यादा मिले, जो पानी को संक्रमित कर रहे हैं और संक्रमित पानी में स्नान करने या पीने से बीमारी हो सकती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक सामान्य स्थिति में 1 मिलीलीटर पानी में 100 बैक्टीरिया होने चाहिए, लेकिन जांच के दौरान संगम के पानी में फीकल कालिफॉर्म बैक्टीरिया में का लेवल 2300 मिला। सीपीसीबी ने 17 फरवरी को अपनी रिपोर्ट एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने पेश की। सीपीसीबी की इस रिपोर्ट पर आज हुई सुनवाई में यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या सफाई दी, इसके बारे में भी बताऊंगा। पहले सुनिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के बहाने अखिलेश यादव ने क्या हमला बोला और सीएम योगी क्या जवाब दे रहे हैं, फिर बताता हूं पूरी बात। 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 एमपीएम प्रति 100 ml से कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। पीवीसी की टंकी में पानी भर करके वहां के जिलाधिकारी को, कमिश्नर को, मेलाधिकारी को एक बड़ी पीवीसी की टंकी भर के सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर्स को भेजना चाहिए। आज के बाद इसी से वो खाना बनाए,
इसी से स्नान करें, इसी को जब समय हो तो पिएं और फिर एनजीटी को बताएं कि देखो हम तो खा पी रहे हैं इस पानी से, हम इसको स्नान भी कर ले रहे हैं, तो एनजीटी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। महाकुंभ में संगम के पानी पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई, जिसमें यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सीपीसीबी की रिपोर्ट के उलट अपनी रिपोर्ट में कहा कि संगम का पानी नहाने के लिए पूरी तरह सेफ है। उसने आगे कहा कि नालों के जरिए कोई भी प्रदूषित सीवेज सीधे गंगा नदी या यमुना नदी में नहीं छोड़ा जा रहा। यूपी पीसीबी ने प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पर 6 पॉइंट्स पर नदी के पानी को नहाने के लिए सेफ बताया। यूपी पीसीबी की इस रिपोर्ट का हवाला सीएम योगी ने विधानसभा में दिया और संगम के पानी को नहाने के साथ ही पीने के लिए भी सही बताया। यही नहीं, संगम के पानी पर सवाल उठाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। सुनिए। उस स्थिति को सोचिए जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री 2013 में प्रयागराज महाकुंभ में पधारे थे और गंगा में गंदगी देख करके, अव्यवस्था देख करके, पॉल्यूशन की मात्रा को देख करके उन्होंने स्नान करने से इनकार कर दिया। और 2025 में जब हम लोग आए हैं तो मैंने तो आपको आंकड़े बता दिए कि 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी स्नान कर चुके हैं, एक सप्ताह बाकी है। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ संगम के पानी पर ही सवाल नहीं उठा रहे। उन्होंने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रही महिलाओं के सम्मान की रक्षा का भी सवाल उठा दिया। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि महाकुंभ में स्नान के बाद कपड़े बदलती महिलाओं और लड़कियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बिना उनकी जानकारी के रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। अब बाकायदा इन्हें ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चैनल बनाकर बेचने की कोशिश की जा रही है। इस मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर बनाए गए इन चैनल्स को एक्सेस करने के लिए 2000 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक की फीस ली जा रही है। इसी मीडिया रिपोर्ट के बहाने अखिलेश यादव को एक बार फिर योगी सरकार को घेरने का मौका मिला। उन्होंने ट्वीट किया कि यह एक अति अशोभनीय और संवेदनशील मामला है कि महाकुंभ में नारी के मान सम्मान की रक्षा करने में बीजेपी सरकार विफल रही। महाकुंभ में पुण्य कमाने आई स्त्री शक्ति की तस्वीरों के सरेआम बेचे जाने के समाचार पर श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। नारी की गरिमा की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। क्या सरकार इस ऑनलाइन बिक्री से जीएसटी कमाकर इस गोरख धंधे की हिस्सेदार नहीं बन रही है? आगे अखिलेश यादव ने लिखा, यूपी और राष्ट्रीय महिला आयोग तुरंत संज्ञान लेकर सक्रियों और सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। लेकिन उस मीडिया रिपोर्ट के बाद क्या सच्चाई है, क्या वो वाकई वैसे वीडियो घूम रहे हैं, इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी।